दिल्ली सरकार के विद्यालयों में कक्षा 12वीं के पाठ्यक्रम में अभिव्यक्ति और माध्यम के अंतर्गत पाठ तीसरा इकाई पहली जनसंचार माध्यम और लेखन के अंतर्गत तीसरा जो पाठ है वो सम्मिलित किया गया है। पाठ का नाम है विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन। ये माध्यम क्या है? जैसे रेडियो एक माध्यम है, टेलीविज़न एक माध्यम है और जो समाचार पत्र होते हैं वो भी एक माध्यम होते हैं। क्योंकि आप जानते हैं ये जनसंचार माध्यम के अंतर्गत आते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी पहुंच का दायरा पब्लिक तक होता है और इस पाठ के अंतर्गत आप जान पाएंगे क्या क्या प्रमुख जनसंचार माध्यम कौन कौन से हैं। प्रिंट के अंतर्गत आप जानते हैं जो प्रिंट होता है अर्थात समाचार पत्र, टीवी अर्थात टेलीविज़न, रेडियो और इंटरनेट भी एक माध्यम है जिसके माध्यम से आप पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं और देख सकते हैं। तीनों कार्य होते हैं। और आगे आप जान पाएंगे प्रिंट माध्यम। मुद्रित माध्यम में प्रिंट का अर्थ ही हिंदी अनुवाद होता है मुद्रित माध्यम में और में लेखन के लिए ध्यान रखने योग्य बातें, अर्थात यदि आप समाचार पत्र के लिए कोई खबर लिख रहे हैं तो कौन कौन सी बातें आप ध्यान रखेंगे। नंबर 2 रेडियो समाचार की संरचना, अर्थात यदि आप रेडियो के लिए कोई समाचार लिख रहे हैं तो आपको कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी और किन प्रकार के शब्दों का आप प्रयोग करेंगे। अगला है रेडियो के लिए समाचार लेखन बुनियादी बातें और टेलीविज़न और इसके अलावा है टीवी खबरों के विभिन्न चरण, मतलब जो टेलीविज़न में जो खबरें आती हैं उनके विभिन्न स्टेप्स कौन से होते हैं। और रेडियो और टेलीविज़न समाचार की भाषा और शैली, और जो रेडियो होता है जिसके माध्यम से आप सुन सकते हैं और उसमें शब्दों के माध्यम से एक चित्र उपस्थित किया जाता है जिसको आपने साहित्यिक की भाषा में पढ़ा था, बिंब जिसे कहते हैं। तट पर बगुलों सी वृद्धाएं आपको पढ़ाया गया था, समझाया गया था। क्या हो रहा है यहाँ पर? एक बिंब आपके समक्ष उपस्थित हो रहा है कि एक किनारा है और उस पर वृद्ध महिलाएं बैठी हैं। ऐसा लग रहा है कि बगुले बैठे हुए हों। आगे है इंटरनेट की पत्रकारिता। इंटरनेट पर भी आप लोग देख पा रहे हैं विभिन्न जो है चैनल इंटरनेट के माध्यम से भी अपनी खबर पहुंचा रहे हैं जनता तक। और भारत में इंटरनेट पत्रकारिता और हिंदी का नेट संस्कार, आप पहले ही पेज पर रचनात्मक लेखन अर्थात कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास आदि के लेखन और जो खबर लेखन होता है अर्थात समाचार लेखन के अंतर को हिंदी के महान रचनाकार रघुवीर साहा जी परिभाषित कर रहे हैं, देख पा रहे हैं। खबर लिखना बहुत ही रचनात्मक काम हो सकता है, उतना ही रचनात्मक जितना कविता लिखना। दोनों का उद्देश्य मनुष्य को और समाज को ताकत पहुंचाना है। खबर में लेखक तथ्यों को बदल नहीं सकता, पर 2 या 2 से अधिक तथ्यों के मेल से असलियत खोल सकता है। ठीक है, दोनों का काम जो है खबर अर्थात समाचार के पत्र के लिए लेखन, समाचार के लिए लेखन, न्यूज़ के लिए लेखन और जो तथ्य होता है, खबरों में तथ्य होती हैं और जो रचनात्मक लेखन होता है उसमें क्या होता है, उसमें कवि कल्पना का सहारा ले सकता है। उसमें कल्पना के द्वारा लेखन किया जाता है, जबकि खबर में तथ्य होते हैं, फैक्ट जिसको बोलते हैं। यदि विद्यालय में खेल प्रतियोगिता के दौरान ऊंची कूद में प्रकाश और सौरभ में प्रथम
और द्वितीय स्थान प्राप्त किया। तो ये तथ्य है, खबर में इन्हीं तथ्यों पर फोकस किया जाता है, अर्थात इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। यही तथ्य ही जो है खबर का रूप लेती है और ये बदल नहीं सकते तथ्य। और आगे देखते हैं। अब आप देख पा रहे हैं प्रमुख जनसंचार माध्यम, जिसके अंतर्गत प्रिंट माध्यम, टेलीविज़न, रेडियो और इंटरनेट। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि किन्हीं 3 जनसंचार माध्यमों के नाम लिखिए, तो आप क्या लिखेंगे? समाचार पत्र, अर्थात ये प्रिंट माध्यम है, टेलीविज़न और क्या लिखेंगे? रेडियो। आप आगे देख पा रहे हैं कि जो समाचार पत्र होता है उसमें आप क्या करते हैं? पढ़ते हैं और उसमें एक दिन की खबर अगले दिन सुबह पहुंचती है। अर्थात यदि आज 17 फरवरी 2023 है, तो 17 फरवरी 2023 की दिन भर की खबर और रात लगभग 12 बजे तक की खबर अगले दिन सुबह 4 बजे 5 बजे जब समाचार पत्र प्रिंट होते हैं तब आपके पास पहुंचती है। अर्थात 17 फरवरी की खबर आपको 18 फरवरी को प्राप्त हो सकेगी। और जो टेलीविज़न होता है, टेलीविज़न में क्या होता है? आप देख सकते हैं और सुन सकते हैं, जबकि रेडियो में सिर्फ आप सुन सकते हैं, क्योंकि रेडियो क्या है? श्रव्य माध्यम। श्रव्य का मतलब होता है सुनना, और टेलीविज़न क्या है? श्रव्य व दृश्य माध्यम है। अब आप में से किसी को रेडियो पसंद आता होगा। सभी लोगों की रुचियाँ अलग अलग होती हैं, ज़रूरत और स्वभाव के मुताबिक माध्यम चुनते हैं और उनका इस्तेमाल करते हैं। अर्थात किसी को रेडियो पर समाचार सुनना पसंद होगा, रेडियो चला करके अपना काम करते हुए समाचार सुनना चाहता हो, और किसी को टेलीविज़न पर बैठ करके समाचार देखना पसंद होगा और साथ में उसमें चित्र भी, वीडियो भी प्रदर्शित किया जाता है, और जिससे उससे क्या होता है, उसका आकर्षण बढ़ जाता है। और इंटरनेट एक इंटरएक्टिविटी और सूचनाओं का विशाल भंडार है, अद्भुत माध्यम है। और इंटरनेट पर क्या होता है, आप 24 घंटे जैसे भी कोई घटना घटती है किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में, तो आप तक वह खबर इंटरनेट के माध्यम से, विभिन्न समाचार में चैनल्स के माध्यम से आप तक पहुंच जाती है। तो एक आप लोगों ने एक रिलायंस या किसी कंपनी का आपने प्रचार सुना होगा, कर लो दुनिया मुट्ठी में। तो इसका मतलब यही है कि अब आप तक दुनिया भर की खबरें इंटरनेट के माध्यम से पहुंच रही हैं। कोई भी सीरिया में, अभी सीरिया और रूस के मध्य में युद्ध हुआ था, और वहाँ पल पल की खबरें इंटरनेट के माध्यम से हम देख पा रहे थे। BBC चैनल और भी अनेक चैनल हैं, जिसे भारत में ऑल इंडिया रेडियो। अब आते हैं हम प्रिंट माध्यम पर। आप ये चित्र देख पा रहे हैं प्रिंट माध्यम का, किस प्रकार से समाचार पत्र प्रिंट होकर के निकल रहा है, किस प्रकार से छप करके निकल रहा है। प्रिंट को हिंदी में बोलते हैं मुद्रित माध्यम, और ये जनसंचार माध्यम के में सबसे पुराना है ये,
असल में आधुनिक युग की शुरुआत यानी छपाई के आविष्कार से हुई। हालांकि मुद्रण की शुरुआत चीन से हुई, लेकिन जानते हो आप मुद्रित माध्यम अर्थात प्रिंट मीडिया की शुरुआत कहाँ शुरू हुई? तो प्रिंटिंग की सबसे पहले चीन देश से शुरू हुई थी। लेकिन आज जो हम जिस छापा खाना को देखते हैं, इसका आविष्कार का श्रेय जर्मनी के श्री गुटेनबर्ग को जाता है। गुटेनबर्ग को यदि आपसे पूछा जाए कि छापे खाने का आविष्कार किसने किया, तो आप क्या लिखेंगे? गुटेनबर्ग। और किस देश के थे? जर्मनी देश के। और इसने क्या किया? प्रेस के आविष्कार की दुनिया की तस्वीर बदल दी। यूरोप में पुनर्जागरण अर्थात रेनेसा की शुरुआत में छापे खाने की अहम भूमिका थी। क्यों? क्योंकि बहुत सारी पुस्तकें छप करके और लोगों तक पहुंच करके उनके मानसिकता में, उनके सोच में बदलाव किया। और भारत में पहला जो छापाखाना है 1556 ईस्वी में 1556 ईस्वी में गोवा में खुला था। इसी मिशनरियों ने धर्म प्रचार की पुस्तकें छापने के लिए खोला था। तब से अब तक मुद्रण तकनीक में काफ़ी बदलाव आया है और मुद्रित माध्यमों का विस्तार हुआ है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है बहुविकल्पीय के रूप में कि भारत में पहला छापाखाना कब और कहाँ खोला गया था? तो कहाँ खोला गया था? कब खोला गया था? 1556 में। कहाँ? गोवा में। अगला है मुद्रित माध्यमों के तहत अखबार आता है। क्या आता है? अखबार अर्थात समाचार पत्र, पत्रिकाएं आती हैं और पुस्तकें आती हैं अर्थात बुक्स आते हैं। पत्रिकाएं को हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों मैगजीन्स। हमारे दैनिक जीवन में इनका कितना महत्व है या दोहराने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग जानते हो ये पुस्तकें ना होती तो आप छपती ना तो आप कैसे पढ़ पाते? जो आप पढ़ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं पुस्तकों के माध्यम से ही। और पत्रिकाएं जो होती हैं, विभिन्न प्रकार की पत्रिकाएं लोगों को मनोरंजन करती हैं, साथ साथ में वो लोगों को ज्ञान भी प्रदान करती है। अखबार डेली के जीवन, डेली घटी घटनाओं का, हमारे आसपास का ब्यौरा प्रस्तुत करता है। और मुद्रित माध्यम की सबसे बड़ी विशेषता यह सकती है कि छपे हुए शब्दों में स्थायित्व होता है। क्यों? अब आपसे पूछा जा सकता है प्रिंट माध्यम की विशेषता, तो आप क्या लिखेंगे कि उसमें स्थायित्व होता है जो छपे हुए शब्द होते हैं, और उसे आप आराम से धीरे धीरे पढ़ सकते हैं। पढ़ते हुए उस पर आप सोच सकते हैं। और अगर कोई बात आपको समझ में नहीं आ रही तो आप फिर से जितनी बार इच्छा कहे आप अखबार को, पत्रिका को, पुस्तक को खोल करके पढ़ सकते हैं। और मुद्रित माध्यमों की ये पर रही पहली विशेषता। अब दूसरी विशेषता की यदि हम बात करें, अब देख पा रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे समाचार पत्रों के कटिंग्स शो की गई हैं। दैनिक जागरण, हिंदुस्तान और जनसत्ता, अमर उजाला। तो अब मुद्रित माध्यम अर्थात प्रिंट माध्यम की दूसरी विशेषता की हम बात करें तो यह है कि यह लिखित भाषा का विस्तार है। क्यों? क्योंकि लिखित भाषा की सभी विशेषताएं इसमें शामिल होती हैं। लिखित और मौखिक भाषा में सबसे बड़ा अंतर यह है कि लिखित भाषा अनुशासन की मांग करती है। क्यों? क्योंकि बोलने में एक स्वतः स्फूर्तता होती है, लेकिन लिखने में आपको भाषा, व्याकरण, वर्तनी और शब्दों के उपयुक्त इस्तेमाल का ध्यान रखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि यदि आप लिखित भाषा में कर्ता, क्रिया, कर्म आदि का जो समन्वय होता है, किस प्रकार से हिंदी में कर्ता पहले होता है, फिर कर्म, फिर क्रिया होती है, तो उस हिसाब से आप उसका ध्यान रखना पड़ता है। और जो वर्तनी होती है, स्पेलिंग्स का भी ध्यान रखना पड़ता है कि कौन सा शब्द कहाँ लिखा जाएगा, कहाँ पर आपका अनुनासिक प्रयोग होगा, कहाँ पर अनुस्वार का प्रयोग किया जाएगा। ये सब यदि आप ठीक ढंग से जानते हैं तभी सही अच्छे ढंग से कोई खबर लिख सकते हैं। और तीसरी जो विशेषता है मुद्रित माध्यमों की, तीसरी विशेषता है समाचार पत्र के लिए लिखने के लिए या बुक्स के लिए या पत्रिकाओं के लिए, तो यह है कि यह चिंतन, विचार और विश्लेषण का माध्यम है। इस माध्यम में आप गंभीर और गूढ़ बातें लिख सकते हैं।
लिख सकते हैं। और क्योंकि पाठक के पास न सिर्फ उसे पढ़ने, समझने, सोचने का समय होता है, बल्कि उसकी योग्यता भी होती है। असल में मुद्रित माध्यमों का पाठक वही हो सकता है जो साक्षर हो और जिसने औपचारिक या अनौपचारिक शिक्षा के जरिए एक विशेष स्तर की योग्यता भी हासिल करे। क्यों? सबसे बड़ा बैरियर ये है, बाधा ये है कि मुद्रित माध्यमों का लाभ लेने के लिए आपको शिक्षित नहीं, साक्षर होना ज़रूरी है। कम से कम आप पढ़ सकें। समाचार पत्र यदि पढ़ ही नहीं पाएंगे आप, तो आपके लिए वो मिट्टी के समान है, उसका कोई महत्व नहीं है। लेकिन रेडियो में क्या है, यदि आप पढ़े नहीं हुए हैं भी, तब भी आप सुन करके ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। टेलीविज़न में भी आप देख करके, सुन करके बहुत सारे समाचार प्राप्त कर सकते हैं। और इंटरनेट में भी यही सुविधा आपको प्राप्त होती है। आगे है समाचार। और एक महत्वपूर्ण बात ये होती है कि जो अखबार होते हैं वो 24 घंटे में एक बार या साप्ताहिक पत्रिका सप्ताह में एक बार प्रकाशित होती है। और अखबार या पत्रिका में समाचारों या रिपोर्ट को प्रकाशन के लिए स्वीकार करने की एक निश्चित समय सीमा होती है, जिसे डेडलाइन कहते हैं। ठीक, डेडलाइन का मतलब होता है कि जैसे कोई समाचार पत्र रात के 11 बजे तक समाचार को ग्रहण करता है, छापने के लिए अपने समाचार पत्र में स्थान देता है, तो वो उसकी डेडलाइन हुई। अब 11 बजे के बाद उसके पास कोई खबर पहुंच रही है, तो वो उसको खबर को छोड़ सकता है, उसको अपने समाचार पत्र में शामिल नहीं करेगा। तो यही उसकी क्या हुई, डेडलाइन हुई। तो यही है कि समय सीमा, निश्चित समय सीमा होती है कि मतलब कोई रिपोर्ट प्रकाशित होगी, छप कर के आएगी, जनता तक पहुंचेगी, उसकी एक समय सीमा होती है। उसी ही हम क्या कहते हैं, डेडलाइन कहते हैं। कुछ अपवादों को छोड़कर समय सीमा समाप्त होने के बाद कोई सामग्री प्रकाशन के लिए स्वीकार नहीं की जाती। लेकिन इस डेडलाइन में भी कभी कभार करेक्शन होता है, संशोधन होता है। यदि बहुत महत्वपूर्ण कोई खबर रही तो उसको चलते चलते शॉर्ट में छोटी सी जगह पर प्रकाशित कर दिया जाता है कि जनता तक वो बात पहुंच सके। और आगे है अन्य विशेषताओं में समाचार के लिए यह है कि इसमें जगह का ध्यान रखना पड़ता है कि यदि किसी अखबार या संपादक ने अगर आपको कहा कि आप 250 शब्दों में कोई रिपोर्ट या फीचर लिखें, तो आप 250 शब्द से अधिक रिपोर्ट 250 शब्दों से अधिक में रिपोर्ट या फीचर को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और उस शब्द सीमा को उससे ज़्यादा अगर यदि आप शब्दों का प्रयोग करेंगे, बड़ी रिपोर्ट बनाएंगे, तो आपकी वो रिपोर्ट संपादक अर्थात एडिटर हो सकता है ना ग्रहण करे। और क्योंकि क्या होता है, अखबारों में या पत्रिकाओं में असीमित जगह नहीं होती, मतलब सीमित जगह होती है, उसी में खबर छापनी होती है, प्रकाशित करनी होती है। तो इसमें का मतलब है कि आपको शब्दों पर अच्छी पकड़ हो। और गागर में सागर भरने वाली कहावत, आपके मतलब जो शब्द हो, एक एक शब्द बहुत अच्छा अर्थ देने वाला हो, बड़ी एक शब्द विभिन्न शब्द चित्र प्रस्तुत करने वाला हो। अब अगला माध्यम है रेडियो। रेडियो जो है, क्या होता है रेडियो, अगर यदि आपसे पूछा जाए प्रश्न कि रेडियो किस प्रकार का माध्यम है, तो सबसे पहले श्रव्य माध्यम। श्रव्य का मतलब होता है सुनना, क्योंकि रेडियो को हम लोग सुनते हैं। इसमें सब कुछ ध्वनि, स्वर और शब्दों का खेल होता है। रेडियो में क्या होता है, ध्वनि होती है, आवाज़ होती है, स्वर होता है, ठीक, और शब्दों का खेल होता है, क्योंकि कुछ शब्द होते हैं उन्हीं को बोला जाता है। इन सब वजहों से रेडियो को श्रोताओं से संचालित माध्यम माना जाता है।
श्रोताओं, श्रोता मतलब होता है सुनने वाले। रेडियो समाज अखबार पत्रकारों को अपने श्रोताओं का पूरा ध्यान रखना चाहिए। इसकी वजह है कि अखबार के पाठकों की सुविधा रहती है कि वे अपनी पसंद और इच्छा से कभी भी और कहीं से भी पढ़ सकते हैं। अगर किसी समाचार लेख या फीचर को पढ़ते हुए कोई बात समझ में नहीं आई तो पाठक उसे फिर से पढ़ सकता है या शब्दकोश में उसका अर्थ देख सकता है। समाचार पत्रों के लिए यह है, देख सकता है या किसी से पूछ सकता है। लेकिन रेडियो के श्रोता को यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। वह अखबार की तरह रेडियो समाचार बुलेटिन को कभी भी और कहीं से भी नहीं सुन सकता। उसे बुलेटिन के प्रसारण का समय का इंतज़ार करना होगा और फिर शुरू से लेकर अंत तक बारी बारी से एक के बाद दूसरा समाचार सुनना होगा। इस बीच वह इधर उधर नहीं जा सकता और न ही उसके पास किसी गूढ़ शब्द या वाक्यांश के लिए आने पर शब्दकोश का सहारा लेने का समय होता है। अर्थात जो रेडियो की भाषा होती है बहुत सामान्य भाषा होती है कि वो आम लोगों तक उसका अर्थ पता चल सके, आम लोग समझ सकें। रेडियो मूलतः एक रेखीय या लीनियर होता है। क्योंकि रेडियो समाचार बुलेटिन का स्वरूप, ढांचा और शैली इसी आधार पर तय होता है। क्योंकि जहाँ शब्दों और ध्वनियों की तुलना में दृश्यों तस्वीरों का महत्व सर्वाधिक होता है। टीवी में क्या होता है, शब्द दृश्यों के अनुसार उनके सहयोगी के रूप में चलते हैं। क्या होता है, टीवी में दृश्य चलते रहते हैं और उसके जो शब्द होता है उनका जो है सहयोगी होता है। लेकिन रेडियो में शब्द और आवाज़ ही क्या होता है, सब कुछ होता है। क्योंकि टेलीविज़न में आप देखते हैं कोई खबर दिखाई जाती है, कोई चित्र वीडियो चलता रहता है और पीछे से जो रिपोर्टर होता है, जो प्रस्तुत कर रहा होता है एंकर, वो बोलता जाता है कि ये आप देख पा रहे हैं, ये घटना यहाँ घटी है और अभी अभी डीएम साहब पहुँचे हैं। वो पीछे पीछे बोलता जाता है और वीडियो चलती रहती है। तो लेकिन रेडियो में क्या होता है, शब्द ही सब कुछ होते हैं, आवाज़ ही सब कुछ होती है। रेडियो समाचार की संरचना। अब देखिए आप, रेडियो के लिए जो है समाचार लिखने के लिए क्या होता है कि रेडियो समाचार की संरचना अखबारों या टीवी की तरह उल्टा पिरामिड शैली पर आधारित होती है। आप चाहे किसी माध्यम के लिए समाचार लिख रहे हो, समाचार लेखन की सबसे प्रचलित, प्रभावी और लोकप्रिय शैली उल्टा पिरामिड शैली। उल्टा पिरामिड शैली क्या होती है, सभी तरह की खबरें अर्थात 90% जो खबरें होती हैं ये स्टोरीज रेडियो में, टेलीविज़न में और समाचारों में, न्यूज़पेपर्स में इसी शैली में लिखी जाती है। 90% खबरें जो है उल्टा पिरामिड शैली में लिखी जाती है। उल्टा पिरामिड शैली क्या होती है, उल्टा पिरामिड शैली में समाचार के सबसे महत्वपूर्ण तथ्य को सबसे पहले लिखा जाता है और उसके बाद घटते हुए क्रम में अन्य तथ्यों या सूचनाओं को लिखा जाता है। जैसे कि एक उदाहरण बता रहे हैं कि दिल्ली के बदरपुर इलाके में ये आप उल्टा पिरामिड शैली का एक उदाहरण देख सकते हैं। दिल्ली के बदरपुर, आप उल्टा पिरामिड शैली का एक उदाहरण सुनिए। बादली की 14 अनधिकृत कॉलोनियों और गांव में बिछेगी सीवर लाइन, ये हेडिंग्स है। और इसके अंतर्गत अब आप देखिए कि उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग करके समाचार किस प्रकार से लिखा गया है। सबसे पहले प्रमुख खबर को लिखा जाएगा, ठीक उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में फिर होगा, उसके बाद में घटते हुए क्रम में अन्य सूचनाओं और तथ्यों को लिखा जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य लिखा जाएगा। सबसे पहले महत्वपूर्ण तथ्य लिखा गया है, सुनिएगा। राज्य ब्यूरो नई दिल्ली, बादली इलाके की 14 अनधिकृत कॉलोनियों में लगभग 28 करोड़ की लागत से सीवर लाइन बिछाई जाएगी। अब ये हो गई सबसे महत्वपूर्ण तथ्य। यही है आपकी कौन सी शैली है, ये है आपकी उल्टा पिरामिड शैली। अब इसके बाद में जो अन्य खबरें होंगी उनको जो है क्रमशः लिखा जाएगा, अन्य महत्वपूर्ण अन्य सूचनाओं को घटते हुए क्रम में लिखा जाएगा। सुनिएगा आप, दिल्ली सरकार ने इस योजना को स्वीकृति दे दी है
इसके तहत बादली गांव में भी सीवर लाइन बिछाई जाएगी। इस संदर्भ में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि बादली इलाके की अनधिकृत कॉलोनियों व एक गांव में सीवर लाइन बिछाने का काम पूरा होने पर लगभग 1,30,000 लोगों को फायदा होगा। साथ ही यमुना को स्वच्छ बनाने में मदद मिलेगी। उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि यमुना नदी को स्वच्छ और पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए सीवर लाइनों का विस्तार करके हर घर में कनेक्शन देना जरूरी है। इसलिए बादली इलाके के लगभग 27,740 घरों में सीवर के कनेक्शन जोड़े जाएंगे। इससे बादली इलाके में सीवरेज का प्रबंधन बेहतर होगा। दिल्ली जल बोर्ड खुद कनेक्शन जोड़ेगा। लोगों को सीवर लाइन जोड़ने के लिए निजी एजेंसी या ठेकेदारों की सेवा लेने व सड़क तोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने कहा कि लोगों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए दिल्ली सरकार प्रतिबद्ध है। इसके लिए नित नई परियोजनाएं लाई जा रही हैं। तो आपने ये जो है समाचार देखा सुना। ये जो है समाचार किस शैली में लिखा गया था? ये उल्टा पिरामिड शैली में लिखा गया था और ये दैनिक जागरण में दिनांक 11 फरवरी 2023 को प्रकाशित हुई थी खबर। तो आशा है आपको सबसे पहले महत्वपूर्ण तथ्य लिखा गया, उसके बाद में घटते हुए क्रम में अन्य तथ्यों और सूचनाओं को लिखा गया। तो ये कौन सी शैली हुई समाचार लेखन की बच्चों? ये हुई उल्टा पिरामिड शैली। आशा है आपको यह समझ में आया होगा। आगे हम देखते हैं उल्टा पिरामिड शैली के तहत समाचार को किस 3 हिस्सों में विभाजित किया जाता है। तीन हिस्सों में विभाजित करता है। इसमें क्या होता है? सबसे पहले क्या होता है? इंट्रो मतलब होता है परिचय, फिर बॉडी होता है, उसके बाद में फिर क्या होता है? समापन होता है। समाचार की इंट्रो या लीड को हिंदी में क्या कहते हैं? मुखड़ा कहा जाता है। मुखड़ा जो आपने अभी देखा सबसे पहले जो हेडिंग थी वही एक प्रकार की इंट्रो है। इसमें खबर के मूल तत्व को शुरू की 2 या 3 पंक्तियों में बताया जाता है। इंट्रो का मतलब होता है जो प्रारंभिक जो खबर का 2-3 लाइन होती है वही क्या होती है? समाचार की इंट्रो होती है। इंट्रो में अभी हमने आपको बताया था, आपने सुना था वो जो बादली इंट्रो में क्या आएगा? बादली इलाके की 14 अनधिकृत कॉलोनियों में लगभग 28 करोड़ की लागत से सीवर लाइन बिछाई जाएगी। दिल्ली सरकार ने इस योजना को स्वीकृति दे दी है। ये क्या हो गया? आपका इंट्रो हो गया, अर्थात मुखड़ा हुआ। इसमें खबर के मूल तत्व को शुरू की 2 या 3 पंक्तियों में बताया जाता है। मूल खबर को बता दिया गया। यह खबर का सबसे अहम हिस्सा होता है। इसके बाद बॉडी में समाचार के विस्तृत ब्यौरे को घटते हुए महत्व क्रम में लिखा जाता है। बॉडी में क्या होता है? समाचार को जो विस्तृत ब्यौरा होता है उसको घटते हुए महत्व क्रम में लिखा जाता है। मतलब अन्य जो ब्यौरा होता है उस समाचार का उसको घटते हुए क्रम में लिखा जाता है। हालांकि शैली में अलग से समापन जैसी कोई चीज़ नहीं होती। यहाँ तक कि प्रासंगिक तथ्य और सूचनाएं भी दी जा सकती हैं। अगर जरूरी हो तो समय और जगह की कमी को देखते हुए आखिरी कुछ लाइनों या पैराग्राफ को काट कर हटाया भी जा सकता है और उस स्थिति में खबर वहीं समाप्त हो जाती है। रेडियो समाचार के एक इंट्रो पर गौर कीजिए आप। अब ये इंट्रो आप देखिए, रेडियो समाचार का उदाहरण दिया जा रहा है इसमें। अभी हमने आपको जो सुनाया था वो समाचार पत्र प्रिंट माध्यम का था, अखबार से। अभी आपको हमने जो बादली की 14 अनधिकृत कॉलोनियों और गांव में बिछेगी सीवर लाइन वो समाचार हमने आपको सुनाया था पढ़ करके। तो आप वो जो है प्रिंट माध्यम का था। अब ये जो है रेडियो माध्यम अर्थात श्रव्य माध्यम में क्या है, आप एक इंट्रो देखिए। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में एक बस दुर्घटना में आज 20 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 5 महिलाएं और 3 बच्चे शामिल हैं। ये इंट्रो है। अब इसके बाद क्या होगा? अब इसी खबर को फिर विस्तार दिया जाएगा और उसके बाद में अंत किया जाएगा इस खबर का। तो ये हुई। अब आगे देखिए, रेडियो के समाचार लेखन के लिए बुनियादी बातें कौन कौन सी होती हैं। नंबर 1, आपके पास समाचार की साफ़ सुथरी और टाइप्ड कॉपी होनी चाहिए। मतलब टाइप किए हुए आपके पास मैटर होना चाहिए, टाइप, जिससे क्या होता है क्लियर रहेगा, पढ़ने में असुविधा नहीं होगी। और उसके बाद में अन्य खबरें लिखी गई हैं। प्रसारण के लिए तैयार की जा रही समाचार कापी कंप्यूटर पर ट्रिपल स्पेस में टाइप किया जाना चाहिए और पर्याप्त हाशिया छोड़ना चाहिए। हाशिया मतलब मार्जिन छोड़ना चाहिए। टाइप एक लाइन में अधिकतम 12-13 शब्द होने चाहिए। ये सब रेडियो के लिए समाचार लिखते समय आपको ध्यान देने की आवश्यकता है।
अंकों के लिखने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए। और हो सके तो रेडियो समाचार में अत्यधिक आंकड़ों का और संख्या का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, श्रोताओं को उन्हें समझ पाने में असुविधा होती है। जैसे इस साल गेहूं का उत्पादन पिछले वर्ष के 80 लाख टन से बढ़कर 86 लाख टन हो गया है की तुलना में इस साल गेहूं का उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में 7.5% बढ़कर 86 लाख टन पहुंच गया। ज़्यादा संप्रेषणीय है, मतलब ज़्यादा प्रभावी है कथन। अब आगे है रेडियो में डेडलाइन, अर्थात समाचार लेने की लास्ट डेट या समय। रेडियो में अखबारों की तरह डेडलाइन अलग से नहीं बल्कि समाचार में ही गुथी होती है। हम इसकी चर्चा कर चुके हैं। ये बादली वाली जो खबर अभी हमने आपको पढ़कर सुनाई थी समाचार के उदाहरण के रूप में उल्टा पिरामिड शैली की, आप ये खबर देख सकते हैं। सबसे पहले इंट्रो है 2-3 लाइनों में, उसके बाद फिर उसकी बॉडी है, उसके बाद में खबर का क्या है, समापन है। तो उल्टा पिरामिड शैली में जो है 3 पार्ट्स होते हैं कोई समाचार के। क्या होता है, एक होता है इंट्रो अर्थात मुखड़ा हिंदी में जिसको बोलते हैं, फिर बॉडी होती है अर्थात मुख्य जो समाचार उसके अंतर्गत हैं, और उसके बाद में फिर क्या होता है, समापन। अगला जो माध्यम है श्रव्य व दृश्य माध्यम के अंतर्गत शामिल किया जाता है टेलीविज़न। अब आप टेलीविज़न माध्यम के बारे में आप जानकारी प्राप्त करें। जैसा कि हम जानते हैं टेलीविज़न देखने और सुनने का माध्यम। देखना हो गया क्या होता है, दृश्य, और सुनना क्या हो गया, श्रव्य। तो श्रव्य और दृश्य माध्यम है क्या है, टेलीविज़न। कहीं अगर प्रश्न आपसे पूछा जाए कि टेलीविज़न किस प्रकार का माध्यम है बहुविकल्पी प्रश्न के रूप में, तो क्या लिखोगे, श्रव्य व दृश्य। और रेडियो किस प्रकार का माध्यम है, दृश्य माध्यम है। और जो समाचार पत्र होता है, पत्रिकाएं होती हैं और पुस्तकें होती हैं, किस प्रकार के माध्यम है, मुद्रित माध्यम, प्रिंट माध्यम। तो टेलीविज़न के लिए स्क्रिप्ट बोलते हैं पटकथा। आलेख लिखते समय इस बात का ध्यान रखना जरूरत पड़ती है कि आपके शब्द पर्दे पर दिखने वाले दृश्य के अनुकूल है। दृश्य क्योंकि जो वीडियो दिखाया जा रहा है उसी से संबंधित आपके शब्द होने चाहिए। दृश्य यानी कैमरे से लिए गए शॉट्स जिनके आधार पर खबर सुनी जाती है। दृश्य को टीवी की भाषा में क्या कहा जाता है, शॉट्स कहा जाता है, जिनके आधार पर क्या होता है, खबर बुनी जाती है। मतलब कोई दृश्य होता है, उसी के आधार पर शब्दों को रखा जाता है, शब्द रखे जाते हैं, लिखी जाती हैं खबरें उसी के आधार पर। जैसे आप देख पा रहे हो, अगर शॉट्स मतलब होता है दृश्य। आप टीवी के लैंग्वेज में क्या है, दृश्य को क्या कहते हैं, शॉट्स आसमान के हैं, यदि मतलब आसमान का दृश्य है तो हम आसमान की बातें लिखेंगे, समुंदर की नहीं। अगर कहीं आग लगी हुई है तो हम उसका जिक्र करेंगे, पानी का नहीं। मान ली दिल्ली की किसी इमारत में आग लगने की खबर लिखनी है, ठीक है, तो अखबार में आमतौर पर इस खबर का इंट्रो कुछ इस तरह से बन सकता है। दिल्ली के लाजपत नगर की एक दुकान में आज शाम आग लगने से 2 लोग घायल हो गए और लाखों रुपए की संपत्ति जलकर राख हो गई। ये आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। लेकिन टेलीविज़न में खबर की शुरुआत कुछ अलग होगी। दरअसल टेलीविज़न का खबर 2 तरह से पेश की जाती है। इसकी शुरुआती हिस्सा होता है जिसमें मुख्य खबर होती है, बगैर दृश्य के न्यूज़ रीडर या एंकर पढ़ता है। दूसरा हिस्सा वह होता है जहाँ से पर्दे पर एंकर की जगह खबर से संबंधित दृश्य दिखाए जाते हैं। लेकिन टेलीविज़न पर खबर 2 हिस्सों में बटी होती है, इसलिए टेलीविज़न पर खबर 2 हिस्सों में बटी होती है। पहला हिस्सा होता है कि जो एंकर होता है, एंकरिंग कर रहा है, जो बैठ करके सब खबर सुना रहा है, वो पहले कोई खबर पढ़ता है, वो आपकी स्क्रीन पर दिखाई पड़ती है खबर लिखी हुई, उसको पढ़ता है। और उसके बाद में फिर क्या होता है, उसके बाद में फिर उस खबर से संबंधित जो दूसरा हिस्सा है, तो पहला हिस्सा होता है खबर पढ़ी जाती है, मेन हेडिंग पढ़ी जाती है एंकर द्वारा, न्यूज़ रीडर या एंकर द्वारा। और दूसरा जो हिस्सा होता है खबर का, उसमें क्या होता है, फिर दृश्य दिखाया जाता है, उस खबर से संबंधित दृश्य दिखाए जाते हैं, अर्थात वीडियो दिखाए जाते हैं। और फिर उसके बाद में उस वीडियो के आधार पर जो एंकर होता है अपने शब्द प्रस्तुत करता है, उससे संबंधित खबर को प्रस्तुत करता है, आगे बढ़ाता है। और यदि जैसे कोई टेलीविज़न के लिए खबर लिखी जा रही है, तो वही
आग वाली खबर, जैसे दिल्ली के लाजपत नगर में वाली भी। तो टेलीविज़न के लिए जो पहली जो इंट्रो होगा, पहला हिस्सा होगा उसका, ये बोलेगा कि अगर आग लगने से हमारे पास दृश्य है तो प्राइमरी सूचना व्यवस्था इस तरह से, मतलब जो दूसरा हिस्सा होगा इस प्रकार से लिखेंगे, वीडियो चलता रहेगा और बोलेंगी, वो एंकर होगा बोलेंगी कि आग की ये लपटें सबसे पहले शाम 4 बजे दिखी, फिर तेजी से फैल गई। दृश्य के साथ बंधे होने की शर्त हर खबर पर लागू होती है। मतलब यहाँ पर दृश्य जो हो चलता रहता है, उसी से संबंधित खबर लिखी जाती है। अब आगे देखते हैं टीवी खबरों के विभिन्न चरण कौन कौन से हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं टीवी के जो खबरें होती हैं उनके विभिन्न चरण कौन कौन से हैं। नंबर 1 पर है फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़। ब्रेकिंग न्यूज़ आप जानते हैं, इसमें क्या होता है, कोई खबर तत्काल जब दर्शकों तक पहुंचानी जानी होती है, दर्शक मतलब जो देखने वाले हैं, ठीक है, उनके पास कम से कम, इसमें क्या होता है, कम से कम शब्दों में महज सूचना दी जाती है। मतलब जो मुख्य खबर घटी है वो उसी के बारे में बताया। जैसे ब्रेकिंग न्यूज़ में आपको ये सुनने को मिल सकता है कि सीरिया में मिसाइल हमले में 5 लोग घायल या 5 लोग मारे गए। तो ये क्या हो गई, ब्रेकिंग न्यूज़ हो गई, है ना। या तुर्की में भूकंप और भूकंप से लगभग 1000 लोगों की मौत। तो ये क्या हो गया, ब्रेकिंग न्यूज़। मतलब कोई खबर तुरंत पहुंचानी होती है और सिर्फ उसमें क्या होता है, मुख्य खबर की सूचना दी जाती है, क्या है, ब्रेकिंग न्यूज़ या फ्लैश। अगला है टीवी में क्या होता है, इसमें ड्राई एंकर। इसमें क्या होता है, एंकर खबर के बारे में दर्शकों को सीधे सीधे बताता है कि कहाँ क्या कब और कैसे क्या हुआ। जब तक खबर के दृश्य नहीं आते, एंकर दर्शकों को रिपोर्टर से मिली जानकारियों के आधार पर सूचनाएं पहुंचाता है। मतलब क्या होता है, इसमें मान लो कोई घटना घटी है, दिल्ली के किसी इलाके में घटना कोई घटी, और वहाँ पर जब तक उनके जो रिपोर्टर होते हैं नहीं पहुँच पाते हैं, तब तक जो है जो एंकरिंग कर रहा होता है टेलीविज़न पर, वो उसके बारे में मौखिक रूप से बताता रहता है। और उसका चित्र क्योंकि उसके पास होता नहीं वीडियो, तो वीडियो नहीं दिखा पाता है। तो ये क्या होता है, ड्राई एंकर। अगला है फ़ोन इन। इसमें क्या होता है, एक फ़ोन इन होता है। इसमें क्या होता है, एंकर जो होता है, जो एंकरिंग कर रहा है टेलीविज़न पर, जिसको आप देख पा रहे हैं समाचार, उसमें रिपोर्टर से फ़ोन पर बात करके उस सूचनाएं दर्शकों तक पहुंचाता है। और इसमें रिपोर्टर घटना वाली जगह पर मौजूद होता है और वहाँ से उससे जितनी ज़्यादा जानकारी मिलती है वो दर्शकों को बताता है। हाँ, इसमें क्या होता है, कोई टेलीविज़न मान लो इंडिया टीवी है, तो उसका रिपोर्टर जहाँ पर आग लगी थी लाजपत नगर इलाके में, वो उस जगह पर जाएगा और क्या होता है, और वीडियो रिकॉर्डिंग करता है कि देखिए आग की लपटें उठ रही हैं, और साथ में जो है क्या होता है, वो जानकारी देता रहता है। फ़ोन के माध्यम से बताता रहता है, किसको, रिपोर्टर को। अगला है एंकर विजुअल। इसमें क्या होता है, जब घटना के दृश्य या विजुअल मिल जाते हैं तब उन दृश्यों के आधार पर खबर लिखी जाती है। मतलब जब दृश्य मिल जाता है, मतलब कोई घटना घटी है लाजपत नगर इलाके में आग, तो क्या होता है, दृश्य मिल गया, तब उसके बाद पर क्या होता है, खबर लिखी जाती है और जिसको जो है एंकर पढ़ता है। और इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, सूचना से होती है। उसके बाद में वाक्यों पर कुछ दृश्य दिखाए जाते हैं, मतलब फिर उसके बाद में साथ में ही वीडियो भी दिखाया जाता है। अगला है एंकर बाइट यानी क्या होता है, कथन। टेलीविज़न पत्रकारिता में बाइट का काफ़ी महत्व है। टेलीविज़न में किसी भी खबर को पुष्ट करने के लिए इससे संबंधित बाइट दिखाई जाती है। किसी घटना की सूचना देने और उसके दृश्य दिखाने के साथ ही उस घटना के बारे में प्रत्यक्षदर्शियों से या संबंधित व्यक्तियों का कथन दिखा और सुनाकर खबर को प्रमाणिकता प्रदान की जाती है। ये है बाइट, ठीक। बाइट के बाद में होता है लाइव भी आप देखते हैं, कोई खबर, कोई घटना घटी होती है, उसको लाइव देखते हैं। लाइव में क्या होता है, किसी घटना स्थल से सीधा प्रसारण होता है। सभी टीवी चैनल कोशिश करते हैं कि किसी बड़ी घटना के दृश्य तत्काल दर्शकों तक पहुंचाया जाए। जैसे कि अभी 2-4 माह पहले अभी आपने देखा था, नोएडा में ट्विंस टावर जो थे वो
गिराए गए थे और विभिन्न टीवी चैनल्स ने लाइव प्रसारण दिखाया था किस प्रकार से उसमें बम विस्फोट के द्वारा दो जो जुड़वा टावर थे, ट्विंस टावर को गिराया गया था, मतलब जो अवैध टावर्स थे। तो आपने वो लाइव देखा था। तो यही क्या होता है, किसी घटना का लाइव देखना, तो वो लाइव होता है। अगला है एंकर पैकेज। एंकर पैकेज किसी भी खबर को संपूर्णता के साथ पेश करने का एक जरिया है। इसमें संबंधित घटना के दृश्य, इससे जुड़े लोगों की बाइट, ग्राफिक के जरिए सूचनाएं आदि होती हैं। अक्सर टीवी पर खबर लिखने की एक प्रचलित शैली दिखाई पड़ती है। पहला वाक्य दृश्य के वर्णन के साथ शुरू होता है, मतलब कोई दृश्य दिखाया जाता है, उसके साथ ही वाक्य पीछे से एंकर बोलता है। जैसे दिल्ली के रामलीला मैदान में हो रही है सभा, या फिर झील में छलांग लगाते बच्चे, और इसके साथ में क्या होता है, दृश्य भी दिखाया जाता है। इसी को बात को दृश्य का ही सपोर्ट करते हैं, जो शब्द होते हैं उसी के सहयोगी होते हैं, पीछे पीछे चलते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं रेडियो टेलीविजन समाचार की भाषा और शैली। रेडियो और टीवी का उद्देश्य लोगों तक पहुंचने का माध्यम भाषा, इसलिए भाषा ऐसी होनी चाहिए सभी को आसानी से समझ में आ सके। मतलब चाहे रेडियो के लिए कि आप लिख रहे हो या टेलीविज़न के लिए, आपकी जो भाषा होती है सामान्य होनी चाहिए कि जो आम आदमी उसको समझ सके। आपसी बोलचाल में जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं उसी तरह भाषा का इस्तेमाल रेडियो और टेलीविज़न समाचार में भी करना चाहिए। भाषा सरल होनी चाहिए और जो वाक्य होते हैं अर्थात सेंटेंस छोटे होने चाहिए और सीधे होने चाहिए और स्पष्ट लिखे हुए होना चाहिए। असल में जब आप खुद किसी चीज़ को ठीक से समझ नहीं पाते तो उसे जटिल तरीके से लिखते हैं। इसलिए आप जब भी कोई खबर लिख रहे हो तो पहले उसकी प्रमुख बातों को ठीक से समझने की कोशिश कीजिए, फिर उसके बाद सोचिए कि अगर आपको यह खबर अपने माता पिता, छोटी बहन या सहपाठी को बतानी होती तो आप कैसे बताते हैं। तो इस प्रकार से जितनी ही भाषा संप्रेषणीय होगी, मतलब प्रभावी होगी, अच्छे से संप्रेषण कर सकेगी, कम्युनिकेशन कर सकेगी, जितनी सरल होगी वही जो है भाषा उतनी ही वो टेलीविज़न की उपयोग्य होगी, रेडियो की उपयोग्य होगी, उपयुक्त होगी। आगे उसके बाद में हम लोग आते हैं, अब इंटरनेट पर आते हैं। इंटरनेट पत्रकारिता, ऑनलाइन पत्रकारिता, साइबर पत्रकारिता या वेब पत्रकारिता, इसे आप कुछ भी कह लीजिए, आप चाहे जो कहें, नई पीढ़ी के लिए आप आदत सी बनती जा रही है। ठीक है, आप लोग क्या होते हैं इंटरनेट के माध्यम से दिन में क्या देख पा रहे हैं, व्हाट्सएप देख पा रहे हैं, इंस्टाग्राम देख पा रहे हैं, फेसबुक चला पा रहे हैं, स्नैपचैट और अपने मन पसंदीदा टेलीविज़न चैनल और यूट्यूब पर विभिन्न चैनल को देख पा रहे हैं। अब तो सीधा सीधा आप दूरदर्शन जो समाचार भारत का जो समाचार चैनल है, आप टेलीविज़न और यूट्यूब पर जा कर के दूरदर्शन को सब्सक्राइब करके आप लाइव देख सकते हैं। वो टीवी पर देखने की आवश्यकता नहीं है, आप अपने मोबाइल में ही इंटरनेट के माध्यम से दूरदर्शन देख सकते हैं। तो इंटरनेट पत्रकारिता को क्या कहा जाता है, वेब पत्रकारिता कहा जाता है। और क्या होता है इसमें, अखबार जो है, छपे हुए अखबार उतने ताज़े और मनभावन नहीं लिखते। क्यों? क्योंकि अखबार में पिछले दिन की खबरें होती हैं, जबकि इंटरनेट पर क्या होता है, हर घंटे 2 घंटे में कोई भी खबर होती है, अपडेट होती जाती है। कोई भी घटना घटती है उस पर जो है बहुत जल्दी से आप तक पहुंच जाती है। इंटरनेट सिर्फ एक टूल यानी औजार है जिसे आप सूचना, मनोरंजन और ज्ञान और व्यक्तिगत या सार्वजनिक संवादों के आदान प्रदान के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इंटरनेट का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? सूचना के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए अर्थात मनोरंजन के लिए, और एजुकेशन अर्थात ज्ञान के लिए। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी इंटरनेट जहां सूचनाओं के आदान प्रदान के बेहतरीन औजार है, वहीं वह अश्लीलता, दुष्प्रचार और गंदगी फैलाने का जरिया भी है। क्योंकि आप लोग जानते हो विभिन्न सारी वेबसाइट्स हैं जिस पर जो है अश्लील सामग्री प्रस्तुत की जाती है
और इस कारण जो है ये जो इंटरनेट है ये इसका जो है बुरा पक्ष ये भी है। और इंटरनेट पर पत्रकारिता के भी दो रूप हैं। पहला तो इंटरनेट का एक माध्यम या औजार के तौर पर इस्तेमाल, यानी खबरों के संप्रेषण के लिए इंटरनेट का उपयोग। दूसरा, रिपोर्टर अपनी खबर को एक जगह से दूसरी जगह तक ईमेल के जरिए भेजने और समाचारों के संकलन, खबरों के सत्यापन और पुष्टिकरण में इसका इस्तेमाल करता है। क्योंकि इंटरनेट के द्वारा क्या होता है, कोई खबर लिख करके रिपोर्टर अब व्हाट्सएप पर कोई खबर लिखा और उसके बाद उसने संपादक के पास भेज दिया, तो एक प्रकार से खबर यहाँ से वहाँ तक पहुँचाने का माध्यम भी क्या बन गया है, इंटरनेट बन गया है। और साथ ही खबर पहुँचाने का भी माध्यम इंटरनेट है। आज जैसा कि आप देख पा रहे हैं, टेलीविज़न या अन्य समाचार माध्यमों में खबरों के बैकग्राउंड तैयार करने या किसी खबर की पृष्ठभूमि तत्काल जानने के लिए जहां पहले ढेर सारी अखबारी की कतरनों की फाइलों को ढूंढना पड़ता, तो वहीं आज चंद मिनटों में इंटरनेट विश्वव्यापी संजाल के जरिए, वर्ल्ड वाइड वेब के जरिए तरह से कोई भी बैकग्राउंडर या पृष्ठभूमि खोजी जा सकती है। एक ज़माना था जब टेली प्रिंटर पर 1 मिनट में 80 शब्द एक जगह से दूसरी जगह भेजे जा सकते थे, लेकिन आज स्थिति है 1 सेकंड में 56 किलोबाइट यानी लगभग 70,000 शब्द भेजे जा सकते हैं। किसके द्वारा? इंटरनेट के द्वारा। इंटरनेट पत्रकारिता, अब इसके बारे में हम देखते हैं। इंटरनेट आज आज जानते हो आप लोग, इंटरनेट पर अखबारों का प्रवासन या खबरों का आदान प्रदान ही वास्तव में इंटरनेट पत्रकारिता है। इंटरनेट पर यदि हम किसी भी रूप में खबरों, लेखों पर चर्चाओं, फीचर, झलकियों, डायरियों के जरिए अपने समय की धड़कनों को महसूस करने और दर्ज करने का काम करते हैं, तो वही इंटरनेट क्या है? पत्रकारिता है। आज प्रमुख समाचार जो तमाम प्रमुख अखबार हैं पूरे के पूरे इंटरनेट पर उपलब्ध हैं। अभी हम आपको दिखा रहे हैं जनसत्ता, जो समाचार पत्र जो प्रकाशित होता है विभिन्न शहरों से, उसको इंटरनेट पर उपलब्ध है। एक झलकी आपको दिखाते हैं। आप देख पा रहे हैं ये जनसत्ता अखबार है, इंटरनेट पर उपलब्ध है और आप इंटरनेट के माध्यम से इंटरनेट पत्रकारिता में क्या होता है, आज जो है बहुत सारे जो अखबार हैं पूरे के पूरे इंटरनेट पर उपलब्ध है। अभी हमने आपको जनसत्ता न्यूज़पेपर का अभी हमने आपको दिखाया था। पूरा जो समाचार पत्र है वो इंटरनेट पर उपलब्ध है। आप जो है इंटरनेट पर जा करके, गूगल पर जा करके उसको सर्च करके जनसत्ता ई पेपर, और उसको आप जो है पूरा का पूरा समाचार पढ़ सकते हो, सुन सकते हो। और इसके अलावा भी अन्य भी समाचार पत्र आपको हिंदुस्तान, अमर उजाला आपको इंटरनेट पर उपलब्ध हैं। आप जा कर के उनको पढ़ सकते हो। और इंटरनेट पत्रकारिता का इतिहास, यदि हम इंटरनेट पत्रकारिता के इतिहास पर नज़र डालें तो पहला दौर क्या था, 1982 से 92 तक का था। दूसरा दौर 1993 से 2001 तक का। तीसरा दौर इंटरनेट पत्रकारिता 2002 से अब तक की है। पहले चरण में इंटरनेट खुद प्रयोग के धरातल पर था, इसलिए बड़े प्रकाशन समूह यह देख रहे थे कि कैसे अखबारों की उपस्थिति सुपर इन्फॉर्मेशन हाईवे पर दर्ज हो। सुपर इन्फॉर्मेशन हाईवे मतलब इंटरनेट। तब AOL यानी अमेरिका ऑनलाइन जैसी कुछ चर्चित कंपनी सामने आई, लेकिन कुल मिलाकर यह प्रयोगों का दौर था। सच्चे अर्थ में इंटरनेट पत्रकारिता की शुरुआत 1983 से 2002 के बीच हुई। इस दौर में तकनीक के स्तर पर इंटरनेट के जबरदस्त विकास हुआ। नई वेब भाषा HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो वेब लैंग्वेज है, ठीक है, आई, और इंटरनेट ईमेल आया। तब जो है सच में इंटरनेट पत्रकारिता का शुरुआत हुई। और इंटरनेट एक्सप्लोरर और नेटस्केप नाम से जो ब्राउज़र आए, और वह औजार जिसके जरिए विश्वव्यापी जाल में गोते लगाए जा सकते हैं। जो इंटरनेट एक्सप्लोरर आया और उसके बाद क्या हुआ, नेटस्केप नाम से ब्राउज़र आए, तब जाकर इंटरनेट पत्रकारिता शुरू हुई। और न्यूयॉर्क टाइम्स
वाशिंगटन पोस्ट, CNN, BBC तमाम बड़े घरानों ने अपने प्रसारणों के इंटरनेट संस्करण निकाले। दुनिया भर में इस बीच इंटरनेट का काफ़ी विस्तार हुआ। न्यू मीडिया के नाम पर .com कंपनियों को उफान आया। .com मतलब डॉट मतलब होता है डॉट, कॉम मतलब होता है कॉमर्शियल, कंपनियों को उफान आया, जिससे देखो वही इंटरनेट पर .com की बात करने लगा। ठीक, और उसके बाद लोग रातों रात अमीर बनने का ख्वाब देखने लगे। इस प्रकार से इंटरनेट पत्रकारिता शुरू हुई। भारत में इंटरनेट पत्रकारिता की यदि हम चर्चा करें तो हम पाते हैं कि भारत में पहला दौर 1993 से शुरू माना जाता है। दूसरा दौर सन 2003 से शुरू हुआ। पहले दौर में हमारे यहाँ भी प्रयोग हुए। .com का तूफान आया और बुलबुले की तरह फूट गया। अंततः वही टिके रह गए जय पाए जो मीडिया उद्योग में पहले से ही टिके हुए थे। आज पत्रकारिता की दृष्टि से टाइम्स ऑफ इंडिया भारत में जो है इंटरनेट पत्रकारिता, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू, ट्रिब्यून, स्टेट्समैन, पायनियर, NDTV, IBN, जी न्यूज़, आज तक और आउटलुक की साइटें बहुत ही बेहतर हैं। इंडिया टुडे जैसी कुछ साइटें भुगतान के बाद ही देखी जाती हैं, मतलब कुछ साइटों ने पैसे भी लेकर के ही जो है आप उनको जो है समाचार उनके देख सकते हैं। जो साइटें नियमित अपडेट होती हैं उनमें हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, आउटलुक, इंडियन एक्सप्रेस, NDTV, आज तक, जी न्यूज़ प्रमुख है। इसमें क्या होता है, ये नियमित अपडेट होती रहती है। घंटे 2 घंटे पर कोई भी घटना घटती है तो आपको अपने वेबसाइट के माध्यम से आपको तक खबर पहुंचा देती हैं। और लेकिन भारत में सच्चे अर्थों में यदि कोई वेब पत्रकारिता कर रहा है तो वह है rediff.com या इंडिया इन्फोलाइन व सीफी जैसी कुछ साइटें हैं। रेडिफ को भारत की पहली साइट कहा जाता है जो कुछ गंभीरता के साथ इंटरनेट पत्रकारिता कर रही है। वेबसाइट पर विशुद्ध पत्रकारिता शुरू करने से तहलका.com को जाता है। तहलका.com पर भी आप जा करके खबर पढ़ सकते हैं। तहलका जो है पत्रिका भी आती है, आप लोगों ने देखा होगा। तहलका साप्ताहिक पत्रिका थी जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। आगे है हिंदी का नेट संसार मतलब नेट की दुनिया। आज हिंदी की बात करें, हिंदी में नेट पत्रकारिता मतलब इंटरनेट पत्रकारिता की शुरुआत कब हुई थी? वेब दुनिया के साथ। वेब दुनिया हिंदी की पहली इंटरनेट पत्रिका थी। कौन सी थी? वेब दुनिया। आपसे पूछा जाए प्रश्न तो उत्तर गलत मत लगाइएगा। और इसकी वेब दुनिया कहाँ से प्रकाशित हो रही थी? इंदौर। इंदौर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश राज्य में। इंदौर के नई दुनिया समूह से शुरू हुआ यह पोर्टल हिंदी का संपूर्ण पोर्टल है। नई दुनिया जो समाचार पत्र आता है इंदौर से, उसी का है ये वेब दुनिया नेट पत्रकारिता का पोर्टल था। इसके साथ ही हिंदी के अखबारों ने भी विश्व जाल में मतलब इंटरनेट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करानी शुरू की। जागरण, अमर उजाला, नई दुनिया, हिंदुस्तान, भास्कर, राजस्थान पत्रिका, नवभारत टाइम्स, प्रभात खबर व राष्ट्रीय सहारा के वेब संस्करण शुरू हुए। प्रभात साक्षी नाम से शुरू हुआ अखबार प्रिंट रूप में न होकर सिर्फ इंटरनेट पर ही उपलब्ध है। एक आपसे प्रश्न पूछा जाए तो आप गलत मत लगाइएगा। प्रभात साक्षी नाम से जो अखबार है वो प्रिंट रूप में नहीं उपलब्ध है, सिर्फ इंटरनेट पर ही उपलब्ध है। आज पत्रकारिता के लिहाज से हिंदी की सर्वश्रेष्ठ साइट BBC है। यही एक साइट है जो इंटरनेट के मापदंडों के हिसाब से चल रही है। वेब दुनिया ने शुरू में काफ़ी आसानी जगाई, लेकिन धीरे धीरे स्टाफ और साइट की अपडेटिंग में कटौती की वजह से पत्रकारिता की वह ताजगी जाती रही जो शुरू में नजर आती थी। वेब दुनिया जो हिंदी की पहली इंटरनेट पत्रकारिता थी, इंटरनेट साइट थी। और आपको हम BBC हिंदी दिखाते हैं। अभी हिंदी वेब जगत का अच्छा पहलू यह है कि इसमें कई साहित्यिक पत्रिकाएं चल रही हैं, जिसमें क्या है अनुभूति, अभिव्यक्ति.com साहित्यिक मतलब आप इसमें कविता, कहानी और बहुत कुछ पढ़ सकते हैं, उपन्यास आदि पढ़ सकते हैं। कौन कौन सी वेबसाइट है? अनुभूति.com, अभिव्यक्ति, हिंदी नेक्स्ट, सराय आदि अच्छा काम कर रही हैं। ये इसके अलावा भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। यही नहीं, सरकार के तमाम गृह मंत्रालय, विभाग, सार्वजनिक उपक्रम और बैंकों ने भी अपने हिंदी अनुभाग शुरू किए हैं, जो भले ही आज तकनीकी उपेक्षा के शिकार है, लेकिन उनका डाटाबेस तो तैयार हो ही रहा है। अंततः ये सब मिलकर हिंदी की ऑनलाइन पत्रकारिता का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। ठीक, तो ये रहा इंटरनेट पत्रकारिता के बारे में जानकारी। अब आपको BBC हिंदी दिखाते हैं जो वास्तव में एक इंटरनेट पत्रकारिता के आज भी जो है चल रही है। देख पा रहे हैं BBC हिंदी। और
इस पर आप जो है जा कर के समाचार पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे ये अब गए bbc.com पर और ये देखिए खबर आप देख पा रहे हैं, ये इंटरनेट पत्रकारिता पर ये तुरंत 1-2 घंटा पहले, मतलब जो अभी अपडेट हुई है खबर देख पा रहे हैं, 2 घंटा पहले एक खबर है। बीबीसी के दिल्ली मुंबई दफ्तरों में 3 दिन चला आयकर विभाग का सर्वे पूरा हुआ। देख पा रहे हैं आप ये खबरें। ये खबर आप पढ़ सकते हैं। इमरान खान के ऊपर है, इमरान खान की जमानत याचिका खारिज, कभी भी हो सकते हैं गिरफ्तार। तो इस प्रकार से आप जो है इंटरनेट पर जा कर के खबर पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं और वीडियो भी आपको इस पर उपलब्ध होता है। ये आप देख सकते हैं। हम लोग सब जमान पाक के लिए निकल पड़े हुए हैं अपने घरों से, अपनी बीमारियों को भूलकर, सब कुछ भूल गया है, सब कुछ कुर्बान है खान साहब के ऊपर, जान भी कुर्बान है। आज खान साहब को कुछ नहीं आने, आज भी नहीं आने। अब हम साहित्यिक पत्रकारिता देखते हैं। ये आप देख पा रहे हैं अनुभूति वेबसाइट पर हिंदी में आप साहित्यिक कविता, कहानी आदि बहुत कुछ देख सकते हैं, देख पा रहे हैं आप। ये एक कविता अनुभूति.com पर जो है, अनुभूति.hindi.org पर जो प्रकाशित हुई है, किसकी है? राम किशोर दहिया। तो ये रही इंटरनेट पत्रकारिता। इस पर आपको साहित्यिक पत्रिकाएं भी उपलब्ध हैं। साहित्यिक पत्रिकाओं के बारे में भी जो हमने चर्चा की थी, अनुभूति, अभिव्यक्ति, हिंदी नेक्स्ट, सराय, ये जो हैं, और जो समाचार जो प्रकाशित करते हैं उसमें बीबीसी हिंदी, वेब दुनिया। ये आप देख पा रहे हैं कविता छपी है। रीढ़ को बोझे झुकाए घर गृहस्थी और ले आए बखेड़े लोग बस्ती के, रेत के सूखे कणों में स्रोत जल ढूंढे, तोड़ते तटबंध चढ़कर धूप के बूढ़े, भूल बैठी नाव फिर से घाट गस्ती के, फड़फड़ाती पंख चिड़िया गिन रही तिनके, घोंसले के पास बिखरे खंडहर जिनके, याद आते आज वे दिन मौज मस्ती के, खेत पर सरसों खड़ी सब अटकलें सुनती, धार पैनी फासने को पल नए बुनती, तेल की परछाइयों में बोल हस्ती के, रीढ़ को बोझे झुकाए घर गृहस्थी के और ले आए बखेड़े लोग बस्ती के। तो ये कविता आपने सुनी राम किशोर दहिया जी की, जो कि अनुभूति वेबसाइट पर प्रकाशित हुई है। इसमें जो है कविताओं का ये संसार है, विभिन्न कविताएं आपको इस पर मिल जाएंगी। देख पा रहे हैं आप। आशा है आपको यह पाठ समझ में आया होगा। हम अगले पाठ में अगले वीडियो में अन्य पाठ को पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे।